हेलो हेलो सभी छात्र छात्राओं को आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है। चलिए आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ एक आवेदन पत्र जो आगामी परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम कम टाइम में एक अच्छा सा एक काम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात हमारा एक प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क कम कराने की प्रार्थना कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग, ठीक है, मान लीजिए आप लोग जो हैं पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन होता क्या है कि पढ़ने में अच्छा तो है लेकिन पैसे की कमी है, और पैसे की कमी को देखते हुए हम आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और जब आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो परेशानी तो हो जाती है। तो उस परेशानी से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे परेशानी से बच सकते हैं, इसको लेकर के हम अपने विद्यालय के या कॉलेज के जो प्रधानाध्यापक है या प्रधानाचार्य है उनको एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि सर हम पढ़ने में ठीक हैं, पढ़ने में हमें मन लगता है, हम जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई में जो है फीस यानी शुल्क या आर्थिक कठिनाई जो है बहुत बड़ी बाधा है। तो उस बाधा से हमें निकालने में आप कुछ मदद कीजिए। तो इसको लेकर के हम एक आवेदन पत्र लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर कह क्या रहा है, लिखना किसको। देखिए, कभी भी कोई भी आवेदन पत्र हम लिखते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आवेदन पत्र किसे लिखेंगे। मेरा प्रश्न में किसे आवेदन पत्र लिखना, ये ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि अपने प्रधानाचार्य को, यानी आवेदन पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को। किसको लिखना है आवेदन पत्र? प्रधानाचार्य को। एक नंबर जिसको लिखना है वो आप समझ लीजिए, आवेदन लिखना है प्रधानाचार्य को, एक नंबर। तो एक नंबर हम ये जान लेते हैं कि हमें आवेदन किसे लिखना है। आवेदन किसे लिखना है, ठीक है। तो किसे लिखना है? प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य को आवेदन लिखना है। किसे लिखना है? प्रधानाचार्य को। चलिए, फिर पत्र लिखकर अपना क्यों लिखना है भाई, हम क्यों लिखेंगे पत्र, ठीक है, पत्र हम क्यों लिखेंगे। तो पत्र का कारण क्या है लिखने का कि हमको मासिक शुल्क माफ करवाना है। मासिक शुल्क माफ करवाना है, बस। चलिए, दो चीज को पहले ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई आवेदन से संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो हमें दो बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक, पहला कि हमें किसे लिखना है आवेदन, नंबर एक। नंबर दो, क्यों लिखना है आवेदन। तो हमें प्रधानाचार्य को आवेदन लिखना है, मासिक शुल्क माफ करने के लिए लिखना है। ये दो बात ध्यान में रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जब आप परीक्षा लिख रहे हो तो परीक्षा लिखने के क्रम में आप आवेदन पत्र जब भी लिखें तो थोड़ा सा ध्यान देने की जो जरूरत है वो ये है कि हमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या किए हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। चलिए, तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा।
चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको ऊपर से मिटा दें, थोड़ा साफ दिखेगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले जब आप परीक्षा हॉल में बैठ करके आवेदन लिख रहे होंगे तो आप कहां से लिख रहे हैं उस स्थान का जिक्र करें। तो हम आवेदन परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, ठीक है। आवेदन कहां से लिख रहे हैं? परीक्षा भवन से। अगर आप आवेदन घर से लिख रहे हैं तो आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आप परीक्षा गोविंदपुर से लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखिए परीक्षा भवन, छोड़ दीजिएगा, यहाँ गोविंदपुर लिख दीजिएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि परीक्षा भवन से आप लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन लिखेंगे। और परीक्षा भवन कहाँ है, किस जगह का है? मान लो विष्णुगढ़ का है तो विष्णुगढ़ लिखेंगे। उसके बाद तिथि लिखेंगे, आज की जो तिथि होगी। आज की तिथि क्या है? 30 जनवरी 2023। ऐसे भी आज की तिथि महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय इतिहास के लिए। तो इतना लिखने के बाद आप आ जाइएगा अपने आवेदन में, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ठीक है। हमारे कुछ बच्चे में को में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। कुछ बच्चे में को में लिख देते हैं, और मैं यदि लिखना रहे तो में लिख देते हैं। इस अशुद्धि से हमको थोड़ा सा बचना है, ठीक है। तो यहाँ में बिंदी का होना बहुत जरूरी है, अनुस्वार का होना बहुत जरूरी है। तो में लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, बिना बिंदी वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो में ऐसे लिखना है, में लिखना है बिंदी वाला, और मैं लिखना है, देखिए ये दोनों में फर्क है। ये हो गया में और ये हो गया मैं, क्लियर है। यानी में यानी इन के सेंस में और ये आई के सेंस में, ठीक है। तो ये दोनों में हमें ध्यान रखना चाहिए, अधिकतर लोग इसमें गलती करते हैं। तो सेवा में, और सेवा में एक प्रकार का समझिए संबोधन टाइप का चीज है, वो हम संबोधन ही करते हैं। तो संबोधन कर रहे हैं तो सेवा में लिखने के बाद हमें यहाँ कॉमा जरूर लगाना चाहिए, ठीक है, कॉमा जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद आपको लिखना चाहिए श्रीमान, आदर सूचक शब्द है ये, जरूर लिखना चाहिए श्रीमान। श्रीमान में देखिए, श्रीमान में थोड़ी सी जो ध्यान देने की बात है, वो श्रीमान लिखने के बाद आप यहाँ हल जरूर लगाएंगे, यानी हलंत जिसको बोलते हैं वो जरूर लगाना चाहिए। तो ये श्रीमान, सेवा में श्रीमान, ठीक है, ऐसा हमको लिखना चाहिए। अब श्रीमान लिखने के बाद किसको पत्र लिख रहे हैं आप? आवेदन पत्र किसे लिख रहे हैं आप? ठीक है, आवेदन पत्र किसे आप लिख रहे हैं? तो आवेदन पत्र किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। तो श्रीमान के बाद जिसको आप आवेदन पत्र लिखते हैं उस पद का नाम लिखना चाहिए। तो उस पद का नाम है प्रधानाचार्य। ऐसे प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं। अगर मेरा प्रश्न में था प्रधानाचार्य, इसलिए हम प्रधानाचार्य लिखे। अगर प्रधानाध्यापक रहेगा तो यहाँ प्रधानाध्यापक लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, ऐसा। अब देखिए, इतना लिखने के बाद श्रीमान आदर सूचक किसको लिख रहे थे? प्रधानाचार्य को, और महोदय भी एक प्रकार का आदर सूचक ही है। तो प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इतना लिखने के बाद ये प्रधानाचार्य कहाँ का है? यह एक जातिवाचक संज्ञा है, समझिएगा। तो ये प्रधानाचार्य कहीं का भी हो सकता है। अरे बहुत सारे स्कूल हैं और हर स्कूल में एक प्रधानाचार्य है, यानी एक प्रधानाध्यापक है, हेडमास्टर है। तो किस स्कूल के प्रधानाचार्य? तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखेंगे। तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोविंदपुर, तो हम लिख दिए हैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोविंदपुर। तो उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोविंदपुर के प्रधानाचार्य, यानी जिस पद को, यानी प्रधानाचार्य का नाम लिखने के बाद उस स्कूल का नाम भी लिखना जरूरी रहता है। हमारे बच्चे क्या करते हैं कि देखिए, विद्यालय,
देखिए बहुत सारे लोग विद्यालय ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे लोग विद्यालय ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग विद्यालय ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो विद्यालय है वो देखिए गलत है। यहां पर ध है, ध, और हम पढ़ते हैं दया, तो द और अंतस्या ये वाला है। ये देखो ये वर्ड और ये वर्ड दोनों एक ही है, दोनों के दोनों एक ही है। आप चाहे तो ये लिखिए यहां, या आप चाहे तो इसको हटा करके ये द और ये लिखिए, आप ये वाला लिखिए। ठीक है, ये लिखना चाहिए, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका प्रयोग गलत है। तो विद्यालय गोविंदपुर, विष्णुगढ़, हजारीबाग, विष्णुगढ़ हजारीबाग। ठीक है, विष्णुगढ़ हजारीबाग। चलिए, हजारीबाग में जा के नीचे नुक्ता लगेगा और गा के नीचे नुक्ता लगेगा। ठीक है, इस पर बाद में बात करें क्यों लगेगा। चलिए, अब हम इतना लिखने के बाद अपने विषय पर आएंगे। अगला फॉर्मेट है विषय। तो हम अपने विषय पर आएंगे। क्या विषय है कि विषय का मतलब हुआ कि आप क्यों लिख रहे हैं उसको शामिल करना चाहिए। विषय में उसे शामिल करना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्यों लिख रहे हैं, तो लिखने का कारण क्या है, मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में, मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में। ठीक है, मासिक मतलब महीना और शुल्क मतलब फी, महीना फीस जिसको आप लोग बोलते हैं। तो मासिक शुल्क मतलब महीना फीस माफ करने के संबंध में। ठीक है, उसके बाद जस्ट देखिए, ये सेवा में, ये विषय, ये महाशय एक ही लाइनिंग में लिखना है, इसी को मेंटेन करते हुए लिखना है। मेरे पास जगह थोड़ा कम है, इसको मिटाते हैं और फिर ऊपर हम यही चीज को ले जाएंगे। ठीक है, पेज को हम अपना थोड़ा बड़ा कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग उसी पॉइंट पर आते हैं। हम बताए थे कि महाशय, महाशय लिखने के बाद हम सबसे पहले 2 लाइन में एक छोटा सा अपना परिचय देंगे, छोटा सा परिचय देंगे 2 लाइन में। तो हम अपना परिचय देंगे, परिचय देने के बाद हम उस कारण को लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, छोटा सा अपना परिचय देंगे, फिर क्या कारण है कि आप फी नहीं दे पा रहे हैं, 1 नंबर। नंबर 2, आखिर स्कूल है या कॉलेज है तो आपका फी क्यों माफ करेगा भाई, आपसे क्या मिलेगा कॉलेज को, स्कूल को क्या मिलेगा। ऐसे तो बहुत छात्र हैं जो फ्री पढ़ना चाहेंगे। जी मिलेगा, क्या मिलेगा कि आपको उसमें ये चीज भी दिखाना है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपके रिजल्ट अच्छे होते हैं। ठीक है, आप मेहनती हैं, इसे भी 2 लाइन में लिख दीजिएगा ताकि विद्यालय प्रबंधन या प्रधानाध्यापक इस पर विचार कर सके। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहली बात, एक शब्द, चलिए चलते चलते एक शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। मैं अधिकांश चीजों में देखता हूं कि लोग लिखते हैं उपरोक्त। ठीक है, ये उपरोक्त शब्द सर्वथा अशुद्ध है, इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए इस पर बाद में बात kरेंगे, लेकिन ये उपरोक्त गलत है। उपरोक्त का के स्थान पर हमें बात करना चाहिए था उपर्युक्त। उपर्युक्त ये लिखना चाहिए। ये उपरोक्त शब्द गलत है, इसका प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। इसके जगह पर करना चाहिए
उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो हमने वहां लिख रखा है उपयुक्त। उपयुक्त का अर्थ होता है ऊपरी और युक्त का अर्थ होता है कहा गया। चलिए यहां है शब्द है ऊपरी प्लस युक्त। ऊपरी मतलब ऊपर, ऊपरी का मतलब ऊपर, और युक्त मतलब कहा गया। ठीक है, यहां जो है उपयुक्त हो जाएगा, ऊपरी प्लस युक्त क्या हो जाएगा, उक्त, सॉरी उक्त होगा, ऊपरी प्लस उक्त होगा, ध्यान दीजिएगा। उक्त, उक्त का मतलब कहा गया, कहा गया, और ऊपरी का मतलब ऊपर। ठीक है, तो ऊपरी प्लस उक्त की अगर हम संधि करें तो यहां पर हो जाएगी संधि हमारी क्या हो जाएगी, ई बदल जाएगा या में, उपयुक्त हो जाएगा, यन संधि हो जाएगी। यहां पर यन संधि नहीं होगी, सॉरी, यहां पर संधि हो जाएगी हमारी अयादी संधि हो जाएगी। ठीक है, संधि हो जाएगी अयादी। देखिए ऐसे हो जाएगा उ प र, और ई बदल जाएगा अ में, और उक्त हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा हमारा शब्द, हो जाएगा उप, ये रा हो जाएगा इस पर, और ये हो जाएगा युक्त, उपयुक्त। यहां पर यन संधि अंतस्या बन जा रहा है, यन संधि होगी। ठीक है, तो ये शब्द बनेगा आपका उपयुक्त, और उपयुक्त शब्द ही शुद्ध है, उपरोक्त शब्द अशुद्ध है। चलिए, तो उपयुक्त का मतलब हो गया ऊपर कहा गया विषय, ऊपर कहा गया विषय के संबंध में, के बारे में मैं अपने बारे में पार्वती कुमारी। ठीक है, आप अपना नाम लिखेंगे, मान लीजिए हम कोई नाम ले लिए हैं तो हम अपना नाम लिखेंगे। मान लीजिए किसी का नाम है सीता कुमारी, किसी का नाम है गीता कुमारी, किसी का नाम है राखी कुमारी, तो अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक नाम ले लिया हूं पार्वती कुमारी, मैं पार्वती कुमारी, अपना नाम बताना है। किस कक्षा में है आप, कक्षा 9। चलिए एक और बात बता दें कि न व म, देखते हैं अधिकतर लोग नवम या दसम लिखने में यहां हलंत लगाते हैं, नवम या दसम लिखने में यहां हलंत का प्रयोग करते हैं। यह हलंत का प्रयोग करना गलत है। ठीक है, ये क्योंकि देखिए आप देखते होंगे, लिखते होंगे पंचम, तो पंचम में मां का हलंत नहीं लगाते आप, तो फिर नवम में मां का हलंत क्यों लगेगा, ये सोचने की बात है। तो नवम में आप नाक में हलंत, मां में हलंत नहीं लगाएंगे, यानी नवम पूरा मां लिखेंगे, न व म, सॉरी हलंत नहीं लगाना। ठीक है, नवम, या फिर दसवां पढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं दसम, ऐसे लिखिए। ठीक है, तो अपने क्लास के बारे में लिखना है कक्षा 9। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, आप अभी अपने बारे में बता ही रहे हैं तो पार्वती कुमारी के बाद कॉमा लगाना है, फिर कक्षा 9 के बाद कॉमा लगाना है, फिर खंड, खंड बोलते हैं सेक्शन को, खंड बोलते हैं सेक्शन को। ठीक है, खंड किसको बोलते हैं, सेक्शन को बोलते हैं। ठीक ना, तो खंड बोलते हैं सेक्शन को, तो सेक्शन जो है वो सेक्शन आ मतलब ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि छात्रा हूं। देखिए बच्चों को मैं आज पढ़ा रहा था तो पूछा आप लोग छात्र हैं कि क्या है, तो कुछ बच्चे बोल दिए कि नहीं हम लोग छात्री हैं, छात्री, तो छात्री नहीं है, लड़का लोग छात्र होते हैं और लड़कियां छात्रा। लड़का लोग क्या होते हैं, छात्र, और लड़कियां क्या होती है, छात्रा। ठीक है, तो हमने यहाँ जो नाम लिया है वो पार्वती कुमारी, तो ये क्या हो जाएगी, छात्रा हो जाएगी। ठीक है, छात्री नहीं लिखेंगे, लड़की लोग छात्रा लिखेंगे। तो यहां पर हाँ, तो वर्ग 9 की छात्रा, छात्रा। अब देखिए हम लोग आवेदन में एक चीज देखते हैं कि सबसे पहले जैसे ही लोग महाशय लिखते हैं, ठीक है,
तो जैसे ही लोग महाशय लिखते तुरंत लिखते सविनय पूर्वक कहना है कि मैं पार्वती कुमारी, ऐसे शुरू करते हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा जान लेते हैं। शुरू करते सीधा सविनय पूर्वक कहना है कि, ऐसा। देखिए ठीक है, शुरुआत कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अपने स्तर से कर सकते हैं, करने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो प्रयोग है ना, ये प्रयोग गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहां पर विनय एक शब्द है, ठीक है, और विनय शब्द के साथ स उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक ना। तो विनय के साथ स उपसर्ग लगा हुआ है तो शब्द बन गया सविनय। तो इसका अर्थ ही होता है विनय पूर्वक। और फिर से आप लिख रहे हैं, यानी सा का अर्थ ही होता है पूर्वक या साथ होता है, इसका अर्थ ये होता है। तो आप क्या कह रहे हैं पता है? सविनय, इसका मतलब विनय पूर्वक, यही बोल दिए। फिर से बोल रहे हैं पूर्वक, क्या बोल रहे हैं? विनय पूर्वक कहना है कि, यानी ये पूर्वक दो बार आ गया, एक सा के रूप में और एक खुद हम लिख दे रहे हैं उसको। तो हमें इसका प्रयोग या तो ऐसे करना चाहिए, या तो हमें सविनय बोलना चाहिए, एकदम ये सही है, ऐसा बोल सकते हो, या फिर विनय पूर्वक बोलिए, विनय पूर्वक। तो ये रटा रटाया चल रहा है, वो लिखा दिए, ऐसा नहीं है। आप या तो बोलिए सविनय कहना है कि, ऐसा बोलिएगा कि सविनय कहना है कि, ऐसा बोलिएगा, या फिर ऐसा बोलिए विनय पूर्वक कहना है कि, ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों के दोनों सही है, लेकिन सविनय पूर्वक कहना है कि गलत प्रयोग है, इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। इससे हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, ठीक। चलिए, तो हम इसका प्रयोग शुरू में नहीं किए, क्यों? क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि कहना है कि, तो कहना एक क्रिया है, और क्रिया की विशेषता है कि कैसे करना चाहते हैं। क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण, ये सविनय जो शब्द है वो क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। या विनय पूर्वक कहना है कि, तो ये भी क्रिया विशेषण का शब्द है। तो क्रिया विशेषण का प्रयोग हमें क्रिया से पहले करना चाहिए। तो सविनय कहना है कि, विनय पूर्वक कहना है कि, तो हम कहेंगे कि सविनय पूर्वक कहना है कि, तो ये जो है उसको हम थोड़ा आगे ले गए हैं। देखिए यहां पर छात्रा सविनय कहना चाहती हूं कि, देखिए चाहती हूं कि, देखिए हम क्या करते हैं, हमारे कुछ बच्चे आवेदन लिखते हैं तो फिर लिख देते हैं कि, कभी लिख देते हैं एक ही, पता ही नहीं चलता है कौन सा लिखना है कौन नहीं लिखना है। देखिए एक वाक्य को बोलने के क्रम में, एक वाक्य को बोल के दूसरा वाक्य जब हम शुरू करते हैं, अर्थात दो वाक्यों के बीच यदि प्रयोग करें तो ये इसकी प्रयोग करना चाहिए, और इसका प्रयोग संबंध बताने के लिए करना चाहिए। ये समुच्चय बोधक अव्यय है, और ये आपका संबंध बोधक, संबंधवाचक, ठीक है, ये संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है। तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, और इसका प्रयोग वाक्य के आगे करना चाहिए, नहीं जब एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य बोलते हैं जरूरत पड़े तो इसका प्रयोग करना चाहिए। और इस की का संबंध के लिए जैसे मान लिया जाए गाय है, और ऐसे है, मान लो इधर है राम है, तो शब्द बनेगा राम की गाय। तो गाय का संबंध किसके साथ? राम के साथ जोड़ना हो तो ये की का प्रयोग करना चाहिए, बाकी उस की का प्रयोग करना चाहिए। चलिए ठीक है। तो सविनय कहना चाहती हूं कि मैं एक मेधावी छात्र, मेधावी, देखिए मेधावी, चलिए मेधावी
वी, कहीं कि ये भी प्रयोग मिल जाते हैं, लेकिन ये शुद्ध है। धावी, मेधा कहते हैं मेरिट को, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आप में जो क्वालिटी है उसको मेधा कहते हैं, उसको मेधा कहते हैं। तो जिनके पास क्वालिटी है वो हो जाएंगे मेधावी। ठीक है, तो हम अपने बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा कि मैं एक मेधावी एवं मेहनती छात्रा हूं। बात क्लियर? मैं एक मेधावी हूं, यानी हमारे अंदर मेरिट है, क्वालिटी है, और मैं मेहनती भी हूं। आगे, पढ़ाई के प्रति मेरी रुचि, रुचि लगाओ बहुत अधिक है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर, आगे की पढ़ाई कर, मैं अपने आगे की पढ़ाई कर समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूं। ठीक है, परंतु देखिए एक वाक्य खत्म हुआ, परंतु, किंतु, पर आए तो उसके पहले अर्ध विराम का प्रयोग करना चाहिए। देखिए अर्ध विराम का चिन्ह है, एक बिंदी है और एक कोमा है, ऐसे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। चाहती हूं परंतु मेरा संबंध, मेरा संबंध यानी जुड़ाव एक अत्यंत गरीब परिवार से है। मेरा संबंध एक गरीब परिवार से है। मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा संबंध किससे है, किस परिवार से मेरा संबंध है? एक गरीब परिवार से मेरा संबंध है। तो संबंध जब गरीब परिवार से है तो पढ़ाई कैसे होगी आगे, है ना? तो ये चीज हम बता दिए कि मेरा कारण क्या है, समस्या क्या है, कि मेरा परिवार क्या है, गरीब है। संबंध एक गरीब परिवार से है और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जो, तो आर्थिक स्थिति खराब होगा, आर्थिक मतलब पैसा कौड़ी की, तो जो खराब है तो क्या करेगा, खराब आर्थिक स्थिति क्या करेगा बहुत कुछ करेगा। देखिए, जो मेरी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती है, कौन? मेरी आर्थिक स्थिति, गड़बड़ स्थिति, ठीक है, बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे अतः, ठीक है ना, अतः हम आगे इसको लिखेंगे। ठीक ना, अब आगे क्या लिखेंगे थोड़ा सा समझते हैं। लिखेंगे अतः, अतः देखिए जहां खत्म होता है जस्ट लीजिए, अतः श्रीमान से करबद्ध, अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि, देखिए तथा श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि देखिए ये वाला आ गया, प्रार्थना है कि मेरी, प्रार्थना है कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है ना, तो लिखेंगे मेरी दयनीय आर्थिक स्थिति एवं लगनशीलता, मेरी दयनीय आर्थिक स्थिति एवं लगनशीलता को देखते हुए, ठीक है,
देखते हुए मेरा मासिक शुल्क 50% कम या माफ 50% माफ करने की महती कृपा करें। ठीक है। अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरी दयनीय आर्थिक स्थिति एवं लगनशीलता को देखते हुए मेरा मासिक शुल्क 50% मतलब प्रतिशत माफ करने की महती मतलब बड़ी कृपा करें। ठीक है, महती कृपा करें नहीं, बड़ी कृपा करें। ठीक है, आगे इस पुनीत मतलब अच्छा। ठीक है, इस पुनीत कार्य हेतु हेतु में बहुत लोग तू बड़ा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हेतु, ऐसे लिखते हैं। ये हेतु में ऐसा लिखना गलत है। ठीक है, हेतु। ठीक, इस पुनीत कार्य हेतु मैं आपकी आभार ऋणी रहूंगी। ठीक है, लड़का लोग आभारी रहूंगा लिखेंगे, लड़की लोग आभारिणी रहूंगी। ठीक, आगे यहां पर लिख देंगे एक लाइन में धन्यवाद, धन्यवाद के साथ ऐसा लिख देंगे। आगे यहां पर लिखेंगे नीचे। ठीक है, इसके नीचे यहां लिख लेंगे आपकी आज्ञा आज्ञाकारिणी छात्रा, आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा लिखने के बाद आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो बहुत बच्चे क्या करते लिखते हैं नाम, ऐसे लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे नाम पार्वती कुमारी, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, सीधा अपना नाम लिखना है, नाम लिख के नहीं लिखना है, सीधा लिखना है पार्वती कुमारी, फिर कक्षा वगैरह लिख दीजिए, कक्षा नवम
खंड आ। बस चलिए एक चीज और चलते चलते समझ लेते हैं। हम बहुत सारे आवेदन पत्र को देखते हैं, हमारे बच्चे लिखते हैं, हमारे कुछ शिक्षक भी लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या करते हैं कि लिखने के बाद फिर इसको ऐसे कर देते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे, लिख लेंगे और लास्ट में कर देंगे ऐसे। ये ऐसे क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। देखिए कुछ नहीं है, मैं बताता हूं। ये है कुछ नहीं, ये दिख रहा है, हाँ दिख जाना चाहिए। ये ऐसा लोग कर देते हैं, ये कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि कोई छात्र या कोई छात्रा आवेदन लिख करके टीचर को दिखाया, और दिखाने के बाद टीचर लोगों का आदत होती है, ठीक है, टीचरों की जो है ना, टीचरों की एक आदत होती है, ऐसे चीजते रहेंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे कॉपी में, है कि नहीं? कॉपी में ऐसे कुछ कर देंगे। मान लो ऐसे लिख लिए, फिर ऐसे कर देंगे। टीचरों की ये आदत होती है, उनका हाथ चलते रहता है कुछ ना कुछ। तो कोई एक आवेदन कोई लिखा और टीचर बेचारा ऐसे ही आवेदन देखा मेरे दिल से और ऐसे करके ऐसे कर दिया। बच्चा सोचा अरे यही तो छूट गया था, आवेदन में मेरा यही छूट गया था, ऐसा बच्चा सोच लिया। अब बच्चे जब आवेदन लिख लेते हैं, आवेदन लिखने के बाद कर देंगे ऐसे, फिर कर देंगे इधर से ऐसे। तो भैया कुछ नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। ऐसा एक टीचर किया, अब सब बच्चे उसी तरह। अब हम जितना आवेदन देखो ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, आवेदन देखो ऐसे कर देते हैं। क्या मतलब है बताइए? ये सब करना गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक टीचर के पेन से, गलती से नहीं, टीचरों का एक स्वभाव होता है, हो गया था। अब लोग उसी को लेकर के पूरे परंपरा को ढो रहा है। बताइए टीचर इतना भी नहीं कर सकता है क्या? चलिए धन्यवाद आप सभी को। आज का ये वीडियो कार्यक्रम अच्छा ही लगा होगा। चलिए 1 मिनट के लिए मैं बाहर थोड़ा सा किनारे हो जाता हूँ, ताकि आपको बढ़िया से दिख सके, ताकि आपको लगेगा कि हमेशा आप ही खड़े हैं यहाँ पर। तो ठीक है मित्रों, है ना, आपके लिए यदि उपयोगी हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।